नेचुरल रिसोर्सेज को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक स्रोतों का किस तरह से ह्रास हो रहा है, इस पे अपन चर्चा कर रहे थे। तो उसी को जारी रखते हैं। तो एक कंसेप्ट ये है कि आधुनिक समय में पूरे विश्व भर में जो नेचुरलिस्ट हैं, यानी कि प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस एक ही जगह है। और वो फोकस किस पर है कि किस तरह से अपन रेन फॉरेस्ट को बचा लें, वर्षा वनों को बचा लें। क्योंकि रेन फॉरेस्ट एक इस प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है, इस प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज है, रिसोर्स की श्रेणी में आता है, जहां से अपने को बहुत ज्यादा अपनी डिपेंडेंस नहीं कर सकते, अपनी निर्भरता नहीं। अगर वो समाप्त हो गए तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उनका डिप्लीशन सबसे फास्ट हो रहा है। वहां पे सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जैसे जंगल समाप्त होते हैं तो जंतु भी समाप्त होते हैं, तो डबल लॉस होता है। तो उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे, वो इसीलिए हैं क्योंकि रेन फॉरेस्ट एक इस प्रकार की हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं जहां पे न केवल प्लांट्स बल्कि विभिन्न प्रकार के जंतु उस हैबिटेट के अंदर निवास करते हैं। अब नेल्सन एक साइंटिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, उनके अनुसार डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटना और डिग्रेडेशन यानी कि उनका अपहासन करना, उससे विश्व फॉरेस्ट का लगभग 8.5% पार्ट अफेक्ट हुआ है। और यही नहीं, पूरे विश्व की जो सतह है, धरती है, जिसको अपन कहते हैं खेती हो सकती है, उसकी 30% जो है उस पर पहले से ही क्रॉप्ड है। तो एक अलार्मिंग सी सिचुएशन आ रही है कि अब खेती के लिए जमीन को साफ किया जा रहा है, जंगलों को साफ किया जा रहा है इरिगेशन के माध्यम से वहां पे खेती करने के लिए। वास्तविकता यह है कि जो लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, खासतौर से मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए, क्योंकि प्लांट से कई दवाइयां तो डायरेक्टली अपने को मिल जाती हैं, तो कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो प्लांट के प्रोडक्ट से अपन प्राप्त करते हैं। तो दवाइयां अगर मिलनी कम हो गई या दवाइयां मिलनी बंद हो गई तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा मनुष्य के स्वास्थ्य पे, क्योंकि प्लांट्स एक बड़ा स्रोत है दवाइयों का, मेडिसिन का। तो हेल्थ इश्यूज जो है वो उभर के सामने आ जाएंगे, दवाइयां महंगी हो जाएंगी जो लोगों की रेंज, अफोर्डिंग रेंज से बाहर चली जाएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है मेडिसिन का। जैसे कि मैंने बताया आपको, लगभग 3/4 जो इंग्रेडिएंट्स है दवाइयों के, वो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और विश्व के रेन फॉरेस्ट लॉस होने का जो पोटेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो जीवन बचाने के काम आने वाली दवाइयां, उनका संकट खड़ा हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा चैलेंज है। अब इसके कारणों पर अपन जाएं तो कि क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, क्यों ह्रास हो रहा है, तो ये अपन ने समझने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला है डायरेक्ट ड्राइवर्स। डायरेक्ट ड्राइवर्स यानी कि सीधा अपन कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके कारण से डिग्रेडेशन हो रहा है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइनिंग एक्टिविटीज, यानी कि भूमि से खनिज लवणों का निष्कासन। दूसरा है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, इससे पॉल्यूशन होता है। फिशिंग, समुद्रों से, नदियों से, तालाबों से मछली पकड़ना बहुत ज्यादा, सामान्य से अधिक है। लेकिन ये ध्यान रखना, नेचुरल रिसोर्सेज को एक सीमित मात्रा में उपयोग किया गया वहां तक ठीक है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाए तो वो फिर एनवायरमेंट को डैमेज करता है। फिशिंग के साथ साथ फॉरेस्ट्री, यानी कि जंगलों के उत्पाद ला के उसको कंटिन्यूअसली बेचना, ये फॉरेस्ट्री की श्रेणी में आता है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है इसके अंदर फिर, और उसका नतीजा ये होता है कि आम जनता जिसको उस भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो बेचारी सफर करती है फिर। ये एक गलत हो जाता है। तो ये डायरेक्ट ड्राइवर्स हैं। इनडायरेक्ट ड्राइवर्स ऐसे हैं कि जैसे जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि हो गई तो नेचुरल जमीन पर प्रेशर पड़ा, रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ा। दूसरा है इकोनॉमी, यानी कि लोगों को कमाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो फिर दूसरे साधनों की तरफ ढूंढते हैं। तो उसमें एनवायरमेंट भी उनको नजर आ जाता है कि चलो भाई इससे भी कुछ अपन प्राप्त कर सकते हैं क्या। सोसाइटी में पॉलिटिक्स बीच बीच में आ जाती है, टेक्नोलॉजी के कारण से कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो इन रिसोर्सेज के समाप्त होने का ये इनडायरेक्ट ड्राइवर्स कहलाता है, जो कि सीधे सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ऑटोमोबाइल्स का बढ़ना, ये सारा टेक्नोलॉजी वाली श्रेणी में आ जाता है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है कि साहब इस जमीन को काट के यहाँ पे जो है कॉलोनी बना दी, और ये इस तरह से, तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी काफी सारा डिफॉरेस्टेशन होता है। ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट ड्राइवर्स। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक स्रोतों का किस प्रकार से ह्रास होता है। उसमें अपन पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि खेती करने से किस प्रकार से जो लैंड है या जो सॉइल है लैंड के अंदर उपस्थित, उसका किस प्रकार से डिग्रेडेशन होता है, अपघटन होता है, उसकी क्षमता में कमी आती है।
अपन स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि आधुनिक समय में खेती के लिए अधिकाधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए जो फॉरेस्ट है उनको अपन कट कर देते हैं ताकि भूमि उपलब्ध हो जाए। ठीक है, अपने को खाद्यान्नों की जरूरत है, अपन ने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा करने के साथ साथ अपन ने भूमि को नुकसान पहुंचाया। कारण क्या है कि इरिगेशन के लिए लगातार एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की भूमि को आवश्यकता होती है। जंगल था जब तक तो क्या था कि प्राकृतिक रूप से वो मिनरल्स की साइक्लिंग हो रही थी, वहां पे जंतु भी थे, वहां पे प्लांट्स की वैरायटी भी थी, सब हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उसको एक कृत्रिम वातावरण दे दिया, अर्थात उसमें कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के फर्टिलाइजर ऐड कर दिए, तो वो जो सॉइल है उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है, उसकी जो नेचुरल उर्वरकता है वो घटती जाती है समय के साथ साथ। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो भूमि जो है वो बंजर भूमि की तरफ जो है अग्रसर हो जाती है। तो लगातार फर्टिलाइजर्स का, कृत्रिम फर्टिलाइजर्स का, खासतौर से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे डीएपी है, यूरिया है, इसका उपयोग करने से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी गिरती है और इससे क्या होता है, मरुस्थलों का निर्माण हो सकता है। डेजर्टिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, और ये लैंड डिग्रेडेशन की एक वजह है, यानी कि भूमि की गुणवत्ता में कमी आने की एक बड़ी वजह है। अन्य जो महत्वपूर्ण कारक हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के जिम्मेदार हैं, उनके अंदर एक है डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट यहाँ पे अपन उसको मोटे तौर पे दो बड़ी श्रेणियों में बांट लेते हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है। एक तो शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से निकला हुआ जो कचरा है, उसका अधिकतर केसेस में अभी फिलहाल अगर अपन अपने कंट्री की बात करें, उसका प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जो माइनिंग से जो या माइनिंग एक्टिविटीज से निकला हुआ जो कचरा है, वो भी जो है उसका भी प्रॉपर निस्तारण प्रॉपरली नहीं हो पाता। हालांकि टेक्निक्स दिन पे दिन डेवलप हो रही हैं इसको प्रोसेस करने के लिए, और कई हद तक ये हुआ भी है, लेकिन अभी भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। और उसका सीधा नतीजा ये हुआ है कि सॉइल की क्वालिटी है, जहां पे भी वो कचरा डाला जाता है, चाहे वो माइनिंग से निकला हुआ कचरा हो, चाहे वो जो है शहरी, अर्ध क्षेत्रीय, ग्रामीण क्षेत्रों से निकला हुआ कचरा हो, वो भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको कम कर देता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि बाहर के क्षेत्रों से बहता, मान लीजिए बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, और वो पानी जो है ऐसे क्षेत्र में आ गया जहां पे कचरा था, चाहे वो माइनिंग का कचरा था, चाहे वो घरों से निकला हुआ शहरी कचरा था, वो बहता है और वो बह के वो दूसरी नदियों को या पानी के स्रोतों को प्रदूषित करता है। और वो जो भूगर्भीय जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, उस वाटर की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता है, उसको भी वो जो है प्रभावित करके उसको खराब बना देता है। तो ये एक सीधा सीधा नुकसान है, सीधा जो मनुष्य को प्रभावित कर रहा है। मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाओं से मनुष्य को ही इनडायरेक्ट में नुकसान होता है, लंबे समय के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो। एक अन्य कारण और है यहाँ पे, इरिगेटेड लैंड्स। लगातार उस पानी को अपन जमीन से निकाल रहे हैं और खेती में काम में ले रहे हैं, जमीन से निकाल रहे हैं ट्यूबवेल से और खेती में काम में ले रहे हैं। तो क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे चला जाता है, ब्लैक जोन या डार्क जोन कहलाने लग जाते हैं वो क्षेत्र फिर, और उसमें पानी में खारापन अधिक आने लग जाता है। वो पानी जो है वो सॉल्टी हो जाता है, और ऐसा होने से क्या है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो लैंड डिग्रेडेशन का एक अन्य कारण ये है कि ओवर इरिगेशन, और वो भी किससे, भूगर्भीय जल से, उससे सॉइल के खारेपन में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से जो सेमी एरिड यानी कि अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे जो तेज हवा या अगर सीधा आंधी चलती है, तो उससे जो मिट्टी, रेत उड़ के आती है, वो फर्टाइल सॉइल को कवर कर लेती है, उपजाऊ मिट्टी को वो रेत ढाक लेती है। इससे क्या होता है, जो वहां पे जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, वो नहीं उग पाती, और वो सॉइल जो है वो धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है जिसके अंदर जो है खेती करना फिर आगे संभव नहीं रहता। तो ये भी लैंड डिग्रेडेशन की बड़ी वजह है कि पहले तो अपन ने जंगल काटे, उससे मरुस्थल बन गया, तो मरुस्थल बना तो रेत उड़ी तो रेत जो है वो फर्टाइल सॉइल को कवर कर लेगी। फर्टाइल सॉइल कवर हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उसकी मिट्टी की उपजाऊपन कम हो जाएगा। इसी प्रकार जो फ्लड्स हैं, जो बाढ़ आती हैं, उसके कारण जो बह के आया हुआ मलबा होता है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिट्टी सब होता है, वो कंकड़ पत्थर जो है वो फर्टाइल सॉइल के ऊपर एक चादर बिछ जाती है उसकी, और उससे भी उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो ये अपन इनडायरेक्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य द्वारा जनित क्रियाओं से किस प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन या सॉइल की फर्टिलिटी में गिरावट आती है। तो सॉइल या लैंड अपने आप में एक रिसोर्स है, इन दोनों की अपने को आगे भी उतनी ही आवश्यकता रहेगी, बल्कि आवश्यकता बढ़ेगी जितनी आज है। तो इसको अपने को बड़ा ध्यान से काम में लेना है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। मनुष्य द्वारा बायोस्फीयर पे क्या प्रभाव डाला जा सकता है, इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं।
तो इकोलॉजिकल पिरामिड में मनुष्य क्या है, एक टॉप कंज्यूमर है। अपने को इकोलॉजिकल पिरामिड अपन पढ़ चुके हैं, उसमें ये देखा गया कि मनुष्य जो है वो सर्वाहारी ओमनिवोरस है और वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करता है, इसलिए दोनों की पॉपुलेशन है उसको प्रभावित करता है, कई जगह डायरेक्टली कई जगह इनडायरेक्टली। तो नेचुरल रिसोर्स पे किस प्रकार से प्रभाव डाला मनुष्य ने, एक तो है सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी कि प्राकृतिक प्लांट कवर को हटा के उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया सिंगल कल्टीवेटेड क्रॉप्स है, एक ही फसल उस पर उगा दी। उससे क्या हुआ, उस एरिया की जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो प्रभावित हुई, वो डिक्रीज हुई, कम हुई, और साथ साथ जो इकोसिस्टम था वो सिंपल हो गया। उसके अंदर जो फूड वेब जैसी जो संरचना है वो समाप्त हो गई, क्योंकि वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स जो वहां पे ग्रो कराई होती हैं उन पे भी जो है पेस्ट का, यानी कि जो दूसरे हानिकारक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ का खतरा वो बढ़ जाता है। तो ये एक ही नेगेटिव पॉइंट हो गया। हालांकि इससे अपने को खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन एनवायरमेंट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड से। खास तौर से कौन सी लैंड, जो कि अपन ने प्लांट कवर को हटा के खेती के लिए तैयार की गई, उसका प्रभाव है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। अपन ने क्या किया कि जब लैंड को जो है खेती के लिए तैयार किया, ये मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए उसको तैयार किया, किसी भी, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे उसमें कॉलोनी बनानी हो, अर्बनाइजेशन करना हो, उससे क्या होता है कि प्राकृतिक फ्लोरा और फौना वो कई स्थानों पर समाप्त हो जाता है, और जो प्राकृतिक स्पीशीज की जो ग्रोथ होती है वहां पे उस हैबिटेट में वो रुक जाती है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि वहां पे एलियन स्पीशीज आ जाती हैं, जो दूसरे हैबिटेट की थी, जो यहाँ पे थी नहीं, वो आ जाती है, और उनके साथ साथ कई पेस्ट भी अपने आप चले आते हैं। तो नेचुरल है, उस हैबिटेट में मनुष्य भी रह रहा है तो उसको भी हानि होती है उस पेस्ट से। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर प्राकृतिक भूमि को, प्राकृतिक फॉरेस्ट को समाप्त करके यदि अपन जो है कृत्रिम तरह से ये नई जंतुओं को, प्लांट्स को उस एरिया में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसके साथ कई पेस्ट चले आते हैं, और पेस्ट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, जिससे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को भी उतना ही खतरा बढ़ जाता है। थर्ड जो पॉइंट है, ह्यूमन पॉपुलेशन व एक्टिविटीज में वृद्धि हुई। तो ऐसे में क्या हुआ, कई पशु पक्षियों के जो प्राकृतिक हैबिटेट है वो नष्ट हो गए, और उनके अस्तित्व पर संकट के बादल आ गए, यानी कि एक्सटिंक्शन हुआ। और ऐसा हुआ है, खासतौर से बर्ड्स का एक्सटिंक्शन लार्ज स्केल पे, उसकी एक्सटिंक्शन होने की दर ही बढ़ गई है, क्योंकि अपन ने प्राकृतिक आवासों को अपने स्वयं के लाभ के लिए समाप्त कर दी। बड़ी सरल सी बात है। तो एनिमल्स की हंटिंग, जंतुओं का शिकार कर लेना, साथ साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और नए प्रेडेटर्स को इंट्रोड्यूस कराने से क्या हुआ कि जो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले, जो नेचुरली जो उस हैबिटेट में रहने वाले जो पशु पक्षी थे, उनकी जो डायवर्सिटी थी, उनकी जो विविधता थी, उसमें तेजी से गिरावट आई है। तो इसकी सबकी सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ऐसा विकास जिसको अपन आगे भी जारी रख सकें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन रिसोर्सेज को अपन छोड़ के जाएं, ताकि वो भी इनका इसी प्रकार से उपयोग करें जैसे आज अपन इनका कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, यानी कि इनकी सुरक्षा है, वो अवश्यंभावी है। उसके लिए यूनाइटेड नेशन उसने बड़े कड़े कदम उठाए पिछले कई सालों में, पिछले दशक में, और इस दशक में भी ये उठा रहे हैं, और इन्होंने कंट्रीज को काफी चेतावनी भरे लहजे में ये स्पष्ट कर दिया है कि आपको अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना ही होगा। अगर अपन नहीं कर पाए तो वहां पे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए वहां पे रहने का, जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनके लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यूनाइटेड नेशन का पूरा फोकस है। तो ये उसको, नेचर को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। इसको अपन अगले लेक्चर में देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं प्रकृति के अंदर, ह्यूमन सर्वाइवल यानी कि मनुष्य के जीवित बचे रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है, अपन जानते हैं। साथ साथ ये अपने जीवन की जो गुणवत्ता है, जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको मेंटेन करने हेतु आवश्यक होते हैं। प्राकृतिक रिसोर्सेज एक प्रकार से प्रकृति की मनुष्य को गिफ्ट है, जिसको हमको संजो के रखना है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, वो ये रहा है कि इन रिसोर्सेज का उपयोग बिल्कुल, इन कह सकते हैं ना, अनइक्वली हो रहा है, असमान रूप से। समाज का एक तबका है
वो इन रिसोर्सेज का सामान्य से अधिक उपयोग कर रहा है, चाहे वो कोई सा भी रिसोर्स हो। और समाज का जो दूसरा तबका है, जिसको अपन थोड़ा सा डिप्राइव्ड तबका कह सकते हैं, उसके पास में इन रिसोर्सेज की उतनी मात्रा नहीं पहुंच पाती, और नतीजा ये होता है एक सामाजिक असंतुलन भी इसका रिजल्ट हो जाता है। तो केवल सीमित पॉपुलेशन को लाभ पहुंचाने हेतु रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन हो रहा है, इसका जो ह्रास हो रहा है, इसे हमें रोकना होगा। ये डेवलप करने का एक तरीका है कि उसकी जो कंजम्पशन है उसकी दर को अपन घटा दें, उसका उपयोग की दर है उसको अपन रिड्यूस कर देंगे, तो नेचुरल है वो रिसोर्स और अधिक लंबे समय तक चलेगा। ये बातें कमोबेश सभी रिसोर्सेज के लिए लागू होती हैं। दूसरा जो पॉइंट है, रिसोर्सेज के असमान विभाजन जो हो रहा है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उससे क्या हो रहा है कि समाज में पुअर और रिच दो टुकड़ों में बंट गया। तो अगर अपन जो है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को, उनको थोड़ा सा पाबंद कर देंगे उनके उपयोग के लिए, तो नेचुरल है कि वो रिसोर्सेज का उपयोग जो है जुडिशियल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा जो फैक्टर है कि जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस अभी जो चल रहा है, पारिस्थिति की एक कह सकते हैं ना क्राइसिस की स्थिति है, और कई स्थितियां हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है ना, पूरे विश्व का तापमान बढ़ गया, ग्लेशियर्स पिघलने लग गए, समुद्रों का स्तर जो है वो बढ़ गया, एक के साथ दूसरी समस्या जुड़ी हुई है। ओजोन लेयर है उसके अंदर ह्रास हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ गया, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो तालाब का हो, चाहे वो जमीनी भूगर्भीय जल का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि का प्रदूषण हो, हर प्रकार के पॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज हुआ, और ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी हो गया। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो जमीन है उपजाऊपन, उसकी फर्टिलिटी है वो कम हो गई। इसको अपन पिछले काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को बार बार, क्योंकि ये वो बिंदु हैं जिनके कारण से अपने को ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि इन रिसोर्सेज को अपन जुडिशियली यूज करें तो ठीक रहेगा। तो जुडिशियल यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो एलोकेशन है, इनका जो आवंटन है, वो जुडिशियल होना चाहिए। अर्थात हर देश को, जिसके पास जो भी रिसोर्सेज है, किसी देश के पास मिनरल्स का अच्छा भंडार है, किसी देश के पास जो है वो खाद्यान्नों का अच्छा भंडार है, तो वहां पे उन रिसोर्सेज का इस प्रकार से यूज होना चाहिए कि वैश्विक आबादी को उन रिसोर्सेज का इक्वल हिस्सा, जो सम्मानजनक हिस्सा है, वो मिल जाए। तो ये कब संभव है? ये सिर्फ जब संभव है जब अपन क्या करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, एक सुनियोजित तरीके से इन रिसोर्सेज का आवंटन करना आवश्यक है। एंड इसको अपन कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज का किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए और उनकी प्रोसेसिंग किया जाए। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि पहले तो उन क्षेत्रों को पहचानो, अपन इसको पढ़ेंगे अभी अगले लेक्चर में, कि नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का वह क्षेत्र है जिसके अंदर लैंड, वाटर, सॉइल, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, मिनरल्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक योजनाबद्ध तरीके से अपन उसको प्लान करें और उस प्लान को एग्जीक्यूट करें, उसका इंप्लीमेंटेशन करें, ताकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर एक इंपॉर्टेंट कदम साबित हो। तो अपना जो टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यू रहता है। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स प्लानिंग को अगर अपन कंटिन्यू करें तो इसमें अगला पॉइंट जो ये आता है वो ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि रिसोर्सेज का इस प्रकार इस्तेमाल ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके, तो रिसोर्सेज की प्लानिंग आवश्यक है। अब इस प्लानिंग के तहत पूरे देश में सबसे पहले तो ये कि रिसोर्सेज का पता लगाया जाए कि उनका भंडार कहाँ पर है, उसकी इन्वेंट्री यानी कि उसकी मात्रा कितनी है, और इस कार्य में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले होता है उस स्थान का सर्वे, उस राज्य का, उस जिले का या उस एरिया का जहां पे वो रिसोर्स की उपलब्धता अपने को लगता है कि यहाँ पर है। सर्वे होता है, उसका नक्शा बनाया जाता है, मैपिंग होती है, उपलब्ध रिसोर्सेज की क्वालिटेटिव यानी कि उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, उसका पता लगाया जाता है ताकि आगे की प्लानिंग की जा सके। पता लगा क्वालिटी खराब है, क्वांटिटी तो खूब सारी है, तो वहां पे पैसा इन्वेस्ट गवर्नमेंट नहीं करती, या इसका विपरीत जो है वो क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, तो उसमें देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी अपने को मिलेगी ताकि रेवेन्यू उससे यानी कि पैसा उससे अर्न किया जा सके। तो ये चीज सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर होती है। दूसरा जो प्लान है वो ये होता है कि रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग के अंतर्गत आवश्यक स्किल जुटानी होती है, यानी कि ऐसे वैज्ञानिक चाहिए, ऐसे शोधकर्ता चाहिए, ऐसे टेक्नीशियन चाहिए जो उस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, स्किलफुल हो। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। ऐसे एरिया में जनरली इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर देते हैं,
इंस्टीट्यूशन सेटअप मतलब जैसे पर्टिकुलर एक रिसोर्स है तो उससे रिसर्च जो रिलेटेड रिसर्च है उसके लिए एक इंस्टीट्यूट वहां पे सेट कर दिया जाता है, जो वहां से संबंधित जो भी शोध कार्य है वो उस इंस्टीट्यूट में होता है, उसका अध्ययन उसी इंस्टीट्यूट में होता है। तो जहाँ पे रिसोर्सेज है वहीं पे उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट जो है उसको सेटअप किया जाता है, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर होता है। इसके अलावा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको नेशनल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय विकास के प्लान्स उनके साथ में उनको सिंक्रोनाइज किया जाता है, उनका तालमेल बिठाया जाता है। राष्ट्रीय जो पंचवर्षीय योजना है जो आजादी के बाद से अपने पास बनती आई हैं भारत में खासतौर से, उन पंचवर्षीय योजनाओं में भविष्य को ध्यान में रखते हुए फंड्स प्लान किए जाते हैं कि फलाने रिसोर्स की जो है उसकी शोध के लिए, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए अपने को इतना पैसा चाहिए होगा, तो वो फंड सब हर चीज के लिए पैसा जरूरी है तो वो पैसा उसके लिए अलग निकाल दिया जाता है और उस हिसाब से फिर उसके अंदर प्लानिंग की जाती है, कितने लोग चाहिए होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, सेटअप क्या क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है नेशनल डेवलपमेंट प्लान को ध्यान में रख के की जाती है, उससे मैच करानी आवश्यक होती है। महात्मा गांधी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि प्रकृति ने सबको अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सफिशिएंट दे रखा है, लेकिन लालच की पूर्ति के लिए वो ठीक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है कि नेचर ने सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त दे रखा है, न कि प्रत्येक के लालच को पूरा करने के लिए दे रखा है। तो लालच जहां आ जाता है, चाहे वो पैसे का हो चाहे वो किसी दूसरे रिसोर्स का हो, तो उससे प्रकृति का नुकसान होता है। तो ये जो कंसेप्ट है महात्मा गांधी का, वो पदार्थों को या रिसोर्सेज को मास एक्सट्रैक्शन न करके या मास प्रोडक्शन न करके, इट शुड बी प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि व्यक्तियों द्वारा, लोगों द्वारा प्रोडक्शन जो है उस पर उनका फोकस था ताकि लोगों को उससे रोजगार मिल सके और रिसोर्स भी डेवलप हो सके। ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त।